हेलो स्टूडेंट्स, हम आज का आर्टिकल करते हैं सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट। क्योंकि हमने बार मैग्नेट की एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिटरमाइन कर लिए थे। अब उसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो सोलेनोइड होता है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोलेनोइड है, ये एक सोलेनोइड ले लिया जिसकी लेंथ ले ली हमने 2L। बार मैग्नेट की लेंथ भी 2L लेते हैं, तो सोलेनोइड की लेंथ भी हमने 2L ले ली। इसके सेंटर से R की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। ये पॉइंट P ले लिया R की डिस्टेंस पर। ये जो लेंथ है ये L है और इधर वाली लेंथ भी कितनी है, L है। और इसमें से मान लिया कि करंट फ्लो हो रहा है I इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट फ्लोइंग इन सोलेनोइड N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। 2L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड। A इज इक्वल टू ले लिया हमने रेडियस ऑफ सोलेनोइड, रेडियस ऑफ ए सोलेनोइड। और R इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P या पोजीशन वेक्टर ऑफ P फ्रॉम सेंटर ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड के सेंटर से। ये हमने P पॉइंट ले लिया R की डिस्टेंस पर। अब यहाँ से इसको प्रूव करने के लिए हम एक एलिमेंट्री रिंग लेते हैं जिसकी थिकनेस है dx के बराबर, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो dx है। dx विड्थ की हमने एक रिंग ले ली, ठीक है। एक dx विड्थ की रिंग ले ली जो यहाँ से सेंटर O से कितनी डिस्टेंस पर है, सेंटर O से ये है x की डिस्टेंस पर, थिकनेस है उसकी dx। अब हम लिखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू किसकी वजह से, सर्कुलर रिंग ऑफ ए विड्थ dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम O से x की डिस्टेंस पर हमने एक सर्कुलर रिंग ले ली, इसका एक सर्कुलर सेक्शन ले लिया ये। और ये जो सर्कुलर रिंग है ये इससे x की डिस्टेंस पर है, तो इसका रेडियस जो होगा वो इसके ही बराबर होगा, सोलेनोइड के रेडियस के बराबर होना है। तो रिंग की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिटरमाइन करना है। तो देखो बेटा, रिंग की वजह से ये आर्टिकल याद करते हैं हम कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस a हो, डिस्टेंस उसकी r हो। तो हमारे पास आया था b की वैल्यू आई थी म्यू नोट I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2, ये था हमारे पास। और जब r वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाता है तो उस केस में जो है ना ये r क्यूब हो जाएगा, उसको बाद में इम्प्लीमेंट करें, लेकिन कंडीशन यही लगाएंगे। अब यहाँ पर जो है, और अगर ये n टर्न्स हो इसके तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेट मैग्नेटिक इंडक्शन n टाइम्स हो जाएगा म्यू नोट I a स्क्वायर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। ये मैग्नेटिक इंडक्शन होता है एट पॉइंट P ऑन एक्शन। इसी आर्टिकल का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे इस रिंग के लिए
कि इस रिंग की वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन डिटरमाइन करना हमने, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा डीबी मान लेते हैं हम इसको। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसका रेडियस ए है ए स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस है इसके रेडियस से ये डिस्टेंस लेनी हमने। मान लिया कि इस रिंग का सेंटर हमने ओ डैश ले लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ डैश पी, सारे की ओ डैश पी का स्क्वायर सारे की पावर 3/2। ये होगा हमारे पास ओ डैश पी का स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। और इस रिंग की थिकनेस dx है। अब dx थिकनेस है तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न भी होंगे। यूनिट लेंथ के हमने नंबर ऑफ टर्न लिए हैं n, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे n इंटू dx। यूनिट लेंथ के अंदर जो टर्न थे वो हमारे पास n थे और इसके अंदर हो जाएंगे n इंटू dx। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास आएगा dB इज इक्वल टू म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। अब ओ पी की जो वैल्यू है हमारे पास ओ डैश पी, वो आएगा हमारे पास ओ पी माइनस ओ डैश। तो इस ब्रैकेट को थोड़ा सा हम कैपिटल कर लेते हैं ए स्क्वायर, और यहाँ एक बार कर देंगे ओ पी माइनस ओ डैश सारे का स्क्वायर और होल रेज टू पावर 3/2 और ये एन डी एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ओ पी की जो वैल्यू है इस पॉइंट से ये वैल्यू है कितनी आर, और उसमें से क्या घटा दें ओ डैश यानी कि एक्स से सारे का स्क्वायर और सारे की पावर 3/2 ये हो जाएगा। अब हमने कंडीशन लगानी है कि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। जब आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, कंडीशन लगेगी आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए और आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स। तो उस केसेस में ए और एक्स दोनों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास डी बी की वैल्यू जो है वो आएगी डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आर की पावर आर स्क्वायर और होल रेज टू पावर 3/2। तो डी बी जो है हमारे पास नेट मैग्नेटिक इंडक्शन बन जाएगा भाई डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 आर क्यू। ये मैग्नेटिक इंडक्शन इस स्मॉल एलिमेंट्री रिंग की वजह से है। अब हमने नेट मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, नेट या इक्विवेलेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। और जो ये इंटीग्रेशन लेना है इसकी लिमिट ओ से अगर इधर लेते हैं तो ये एल डिस्टेंस और इधर भी एल डिस्टेंस, तो इसमें लेंगे -L2 + L, ओ से इधर -L + L, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर 2r³ ये सारे हैं वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। क्या वेरिएबल है dx यानी कि x वेरिएबल है, इसमें वो हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ये dx वेरिएबल है, तो इसलिए यहाँ पे म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर इसको हम बाहर निकाल लेंगे और हमारे पास बचेगा नीचे 2r³ इंटीग्रेशन में dx और -L2 + L। dx का इंटीग्रेशन भाई हमारे पास आ जाएगा x, जो कितना होगा म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर
अपॉन 2r³ इंटू L, और ये माइनस इंटू एक्स माइनस L2 प्लस L, माइनस L2 प्लस L जब यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो मैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास आएगा म्यू नोट आई ए स्क्वायर 2r³ L प्लस L बन जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट L माइनस माइनस L होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो L प्लस L हो जाएगा, मतलब 2L। तो अब हमारे पास नेट मैग्नेटिक इंडक्शन जो है इस पूरे सोलेनोइड का ये आ गया भाई, B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर इंटू 2L अपॉन 2 और r³। अब ये n इंटू 2L इसको आगे लेके आओ, म्यू नोट n इंटू 2L, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनोइड के अंदर जितने टर्न थे, क्योंकि यूनिट लेंथ के टर्न हमने n लिए थे, टोटल लेंथ इसकी 2L है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे ए स्क्वायर अपॉन 2r³, मतलब B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू नोट n आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³। अगर हम इसको इस फिजिकल क्वांटिटी, चलो बाद में करते हैं इसको, हम इसको ऊपर नीचे 2 से और पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई इंटू 2r³, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, पाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो ये बनेगा हमारे पास 2 म्यू नोट एन आई पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई r³। B ये मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। और जब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ए बार मैग्नेट एट एक्सियल लाइन, तो उस केस के अंदर जो B की वैल्यू होती है वो होती है 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई m r³। इस एक्सप्रेशन से जब हम इस एक्सप्रेशन को मैच करते हैं, तो हम जो ये आई ए स्क्वायर वाली क्वांटिटी है पाई ए स्क्वायर बन जाएगा एरिया। ये जो पाई ए स्क्वायर क्वांटिटी आई है ये बन जाएगी एरिया। यहाँ से B की वैल्यू इतनी है, तो B इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, और इसको एरिया कर देते हैं, और 4 पाई r³। अब अगर हम इस फिजिकल क्वांटिटी को मान लें, 2 भी है भाई यहाँ पे, इसको मान लें m, इसको और इसको जब हम मैच करें तो हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो मैच हो रही है, क्योंकि n टर्न थे तो n की वजह से हो गया, जो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए होगा। बाकी 2 म्यू नोट 4 पाई r³, 2 म्यू नोट 4 पाई r³ m। अब m यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसको करेंगे हम एन आई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक टर्न एन आई एम, मतलब इसको अगर हम m मान लें तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी ये बन जाएगी 2 म्यू नोट m अपॉन 4 पाई r³, वेयर m इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए। मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट है तो ये भी मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। एक सोलेनोइड जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा हो, ए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, ये एरिया ए है क्रॉस सेक्शन का एरिया, तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन उसका ये आ जाए, ये है उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन आई ए, एन टर्न्स की। एक टर्न की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, आई ए। तो जब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैच करते हैं तो हमें
महसूस होता है कि जो सोलेनोइड है उसने किसकी तरह एक्ट किया है, बार मैग्नेट की तरह। मतलब बार मैग्नेट के जिस तरह दो पोल होते हैं इसी तरह सोलेनोइड के भी दो ही पोल होते हैं। और मैग्नेटिक इंडक्शन सोलेनोइड के अंदर ऐसे होती है लाइनें, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये लाइनें इस प्रकार होंगी। और बार मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं वो इस टाइप की होती हैं, N to S ऐसे एग्जिट होता है, फिर एंट्री होती है उनकी, N to S, N से एग्जिट, S में एंट्रेंस, और ये एक दूसरी लाइन बना देते हैं N to S। तो इसका मतलब सोलेनोइड का मैग्नेटिक इंडक्शन और बार मैग्नेट का इंडक्शन मैग्नेटिक लाइंस इंटरप्रेट करते एक साथ तो मैच करती हैं। और जब एक्सप्रेशन की बात करते हैं और इस फिजिकल क्वांटिटी को NIA को अगर हम m मान लें तो 2 म्यू टाइम अपॉन आर क्यूब इसके इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इसका मतलब सोलेनोइड जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसको शॉर्ट में कहेंगे बोर मैग्नेटॉन। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है हमने मान लिया कि वो r रेडियस का जो है nth ऑर्बिट जो है उसका रेडियस r है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब मूविंग चार्ज क्या होता है, करंट। तो इलेक्ट्रॉन ने एक करंट सेट कर रखा है उसमें ऑर्बिट में, और करंट की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। जस्ट हमने प्रीवियस आर्टिकल में बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है वो IA करंट इनटू एरिया के बराबर होती है। एक टर्न की कॉइल के एक टर्न की मैग्नेटिक मोमेंट IA के बराबर होती है, और अगर n टर्न हो तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी NIA के बराबर। लेकिन यहाँ पे हमने nth ऑर्बिट लिया है बस, यानी कि सिंगल सर्कुलर कॉइल की तरह काम कर रहा है वो। हमने सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन ने करंट कितना सेट कर रखा है ऑर्बिट में। तो यहाँ पर कॉइल का रेडियस जो है वो ऑर्बिटल का रेडियस कितना है, r है, ऑर्बिट का r रेडियस है। और मान लिया कि v उसकी वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी है v, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने मेन ध्यान देना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालनी है तो IA के ऊपर, करंट इनटू एरिया। तो जो इलेक्ट्रॉन ने करंट सेट किया है वो डिटरमाइन करते हैं हम। करंट डिटरमाइन करने के लिए हमने करंट का फार्मूला पढ़ा था भाई, इन द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिट फर्स्ट सेकंड I इज इक्वल टू Q/T। और Q यहाँ से बैलेंस किससे मैच हो रहा है, E से, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा E/T। अब टाइम निकालेंगे, क्या होता है यहाँ पे टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन v स्पीड से मूव कर रहा है r रेडियस के ऑर्बिट में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना है हमने। स्पीड का फार्मूला तो ये यहाँ पे करेंगे हम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जब एक ऑर्बिट का पूरा चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है तो भाई उसकी स्पीड उसकी डिस्टेंस हो जाती है 2πr। तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो ट्रेवल करेगा एक इलेक्ट्रॉन वो कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2πr/v। देयरफॉर करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट कंस्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉन, कंस्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉन ने कितना करंट कंस्टिट्यूट किया है, इसको ऑर्बिटल करंट भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास I इज इक्वल टू E/T, और T की वैल्यू 2πr है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा EV/2πr। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का करंट, EV/2πr। जो एक इलेक्ट्रॉन का करंट होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट वो हो जाएगा EV/2πr। अब मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट होती है
ये हमने इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ये आएगा हमारे पास करंट इनटू एरिया ऑफ ऑर्बिट। अब ऑर्बिट का एरिया ये तो हो जाएगा EV/2πr, और ऑर्बिट का एरिया होगा πr²। पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आ जाएगी EVr/2, दैट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर ऑर्बिट का जो रेडियस है इसको कौन मेजर करेगा, वेलोसिटी को कौन मेजर करेगा? तो हम इसको एक ऐसी टर्म में डिटरमाइन करेंगे जो नॉन वैल्यूज़ हो, जिनकी वैल्यू नॉन हो। तो बोहर कंसेप्ट था कि बोहर मॉडल ऑफ एटम, तो बोहर मॉडल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट्स, उसका थर्ड पोस्टुलेट था कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड इन एन ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π, यानी कि 2π का इंटीग्रल मल्टीपल। तो इसका मतलब उसकी एंगुलर मोमेंटम MVr = nth ऑर्बिट है, तो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। लिया भाई, यहाँ पर फोर्थ पोस्टुलेट जो है सेकंड थर्ड पोस्टुलेट को यूज़ करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होता है, MVr = किसके बराबर होना चाहिए, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। तो हमारे पास nth ऑर्बिट था, इसलिए MVr = NH/2π। यहाँ से Vr की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा NH/2πm, ये m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 4। अब फोर्थ इक्वेशन को हम थर्ड में यूज़ करेंगे, यानी कि Vr को यहाँ यूज़ करते हैं। तो हमारे पास हो जाता है m = 1/2 E और Vr की जगह NH/2πm, जो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 4, m = NEH/4πm। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सारी वैल्यू नोन होती हैं, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, h = 6.67 × 10⁻⁻⁴। ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू हमें पता है 9.1 × 10⁻31, और नंबर ऑफ ऑर्बिट तो गिवन मिलेगा। तो इसलिए ये जो फिक्स इस क्वांटिटी को हम फिक्स करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं n × μb, वेयर μb = EH/4πm, और इसी को कहा जाता है बोहर मैग्नेटोन, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट के अंदर, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, ग्राउंड के अंदर n की वैल्यू 1 हो तो ग्राउंड ऑर्बिट होता है, ग्राउंड शेल होता है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट EH/4πm हो जाएगी। nth में निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी वैल्यू यूज़ करने के बाद जो है हमारे पास बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू भी आती है, वो होती है 9.27 × 10⁻⁻24। और क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट है, और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बोहर मैग्नेटोन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का मेन फार्मूला जो है यहाँ से आ जाएगा NEH/4πm। h/2π को h कट भी कह दिया जाता है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी h/2π, इसको कई बुक्स में h कट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारे पास आई है उसको हम ये भी लिख सकते हैं NE, और ये हो जाए 2m h कट h।